तो आज हम एक नए वीडियो शुरू करने वाले हैं जो कि 3 फाइनेंशियल साइंस जो कंपनी के बारे में बताती है कंपनी डिक्लाइन हो रही है कि नहीं हो रही है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम वीडियो को थोड़ा फास्ट रखेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट करूँगा नहीं। तो आइए देखते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं हम। क्या इंट्रोडक्शन में बताते हैं अपन। जैसे अब देखें अपन सेंसेक्स को। जब सेंसेक्स 1992 में था, सेंसेक्स में क्या होता है 30 कंपनीज आती है जो कि बिगेस्ट कंपनीज होती है और मतलब इंडिया के अंदर की, जो कि ट्रेड कर रही होती है लार्ज कैपिटल स्टॉक्स में। मतलब अच्छे लेवल पे जो है वो कंपनी होती है, लार्ज कैपिटल स्टॉक्स में आती है वो, और अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल रखती है आगे बढ़ने के लिए। और अगर अपन देखें 1992 के सेंसेक्स को और अभी 2021 के सेंसेक्स को, सिर्फ 7 ऐसी कंपनी जो 1992 में भी थी और 2021 में भी थी। बाकी जो 23 कंपनीज है वो बाहर हो गई है और उसकी जगह नई कंपनीज जो है वो आ चुकी है। क्योंकि सीधी सी बात है, सेंसेक्स में वही कंपनी सस्टेन कर पाती है जिसका ग्रोथ पोटेंशियल बहुत अच्छा होता है, जिनके पास सस्टेन करने की पावर होती है, ग्रोथ पोटेंशियल सस्टेन कर सकती है जो कंपनी वही सेंसेक्स में रहती है। अभी क्योंकि वो बिगेस्ट 30 कंपनीज होती है इंडिया के अंदर की, ठीक है। क्योंकि हर एक कंपनी का पोटेंशियल होता है, हर एक कंपनी का ड्रीम होता है कि वो मिड कैपिटल स्टॉक्स, स्मॉल कैपिटल स्टॉक से लार्ज कैपिटल स्टॉक्स में जाए, लार्ज कैपिटल में कंपनी में जाए। क्योंकि हर बिजनेसमैन तो यही सोचेगा ना कि अपना बिजनेस वो बड़ा करे, तो हर कंपनी भी यही सोचती है। पर ये सब डिपेंड करता है एनवायरमेंटल कंडीशंस पे, सीएफओ के डिसीजन पे, और बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। मेन तो डिसीजन मेकिंग मैटर करता है। अगर आपके डिसीजंस गलत होंगे तो आपकी कंपनी डिक्लाइन होती जाएगी और कंपनी शट डाउन हो जाएगी, बैंकरप्सी हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है कंपनी के अंदर। जैसे बहुत कॉमन एग्जांपल है किंगफिशर। किंगफिशर के बारे में सबको बताइए कि मतलब उसका एक डिसीजन था, उसने एयरलाइन परचेस करी, एयरलाइन के बिजनेस में घुसा, पर लेकिन एयरलाइन बिजनेस चला नहीं उसका, तो बैंकरप्सी हो गया, शट डाउन हो गई, उसकी कंपनी बंद हो गई। नहीं तो कितना अच्छा चल रहा था किंगफिशर, तो ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ क्या होती है डिक्लाइनिंग कंपनी से। अगर आपको उनको पता चल रहा है कि कंपनी जो है डिक्लाइन हो रही है, वो मैं बताऊंगा आप कैसे पता लगा सकते हो कि कंपनी डिक्लाइन हो रही है कि नहीं हो रही है। वो 3 फाइनेंशियल साइंस में आपको बताऊंगा आगे। पर लेकिन अगर डिक्लाइन हो रही है अपने को भी पता है तो अपन को क्या करना चाहिए। अपन जितना भी पैसा अगर अपन ने इन्वेस्ट कर रखा है उस कंपनी के अंदर, अपन एक वॉच रखेंगे। अगर इन्वेस्टर है तो इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, तो अपन एक वॉच रख के चलेंगे कि ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। अगर कंपनी डिक्लाइनिंग परफॉर्म करती है तो अपन इसमें से अंदर पैसा निकालेंगे और अपना पैसा नहीं डालेंगे, क्योंकि इसके अंदर आगे ग्रोथ अपने को दिख नहीं रही है। अगर अपन ने इन्वेस्ट कर रखा है ऑलरेडी तो अपने को सस्टेन करके रखना है, होल्ड करके रखना है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब वो हल्का सा ग्रोथ दिखाती है तो अपने को पैसा निकाल लेना है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो अपन हम देखते हैं 3 फाइनेंशियल साइंस कंपनी की एक कोट है वॉरेन बफेट का। डिक्लाइनिंग रेवेन्यू फर्स्ट फाइनेंशियल साइन। अगर एक कंपनी कंटिन्यूसली डिक्लाइन शो करती है नेट सेल्स में, ग्रॉस प्रॉफिट में, किसी भी चीज़ में, अगर टॉप लाइन देखे अपन, इनकम स्टेटमेंट देखा जाता है हर कंपनी का, तो हर कंपनी के अंदर की जो इनकम स्टेटमेंट होती है वो अपन देखेंगे। तो अगर 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का आप देख रहे हो, मल्टीपल ईयर्स का देखना है आपको, पास्ट मल्टीपल ईयर्स का, अगर उसमें कंटिन्यूस डिक्लाइन आपको दिखता है तो जो है आपको उस कंपनी का मार्क करना है कि वो डिक्लाइनिंग रेवेन्यू शो कर रही है। क्योंकि उसके पास वीक मैनेजमेंट है और उसके पास जो हेल्थ है कंपनी की वो डिक्लाइन होती जा रही है। तो ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल है इन्वेस्टर को कि आप उस कंपनी में पैसा ना लगाए जिसमें डिक्लाइनिंग रेवेन्यू कंटिन्यूसली शो हो रहा है पास्ट मल्टीपल ईयर्स से। मतलब पास्ट मल्टीपल ईयर्स में उसकी सेल इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाई है, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, एक इनकम स्टेटमेंट दिखाता हूँ रिलायंस कम्युनिकेशंस का, आरकॉम का। आरकॉम का एक मल्टीपल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट है। इसमें आप देखोगे नेट सेल्स आपको दिख रही होगी 2017 से लेकर 2021 तक की, जो कि 5 साल की। उसमें जो है कंटिन्यूस डिक्लाइन शो हो रहा है आपको, देख 6,500 करोड़ से 1,800 करोड़ की लास्ट दिखा रहा है वो ट्रेंड। आप लास्ट में देख सकते हो कि यहाँ पे ट्रेंड शो हो रहा है। तो ये ट्रेंड जो है कंटिन्यूसली डिक्लाइन शो हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही आप एक्सपेंसेस देख सकते हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी कंटिन्यूस डिक्लाइन है। देखो बढ़ते जा रहा है, 336 हो गया, डेप्रिसिएशन भी है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी है, सब चीज़ आप देख सकते हो यहाँ पे। ये सब चीज़ शो कर दी। ऑलवेज नेगेटिव डिक्लाइन है 5 साल में, एक भी बार इसमें पॉजिटिव इंक्लाइन नहीं हुआ है, ठीक है। तो अपन इस कंपनी में इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं जब इसमें कुछ पॉजिटिव ग्रोथ ही नहीं है 5 साल में। सेकंड देखते हैं नेगेटिव प्रॉफिट मार्जिन। अब प्रॉफिट मार्जिन कैसे कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करते हैं नेट प्रॉफिट और नेट सेल्स से। अपन क्या करेंगे, 6 से 7 साल की पिछले पास्ट ईयर्स की नेट प्रॉफिट और नेट सेल्स लेंगे, उसको कंपेयर करेंगे, उससे प्रॉफिट मार्जिन निकालेंगे। और अगर वो नेगेटिव आता है तो अपन क्या करेंगे, इसका मतलब क्या होता है नेगेटिव प्रॉफिट मार्जिन। नेगेटिव प्रॉफिट मार्जिन मतलब जो कंपनी है वो अपना रेगुलर बिजनेस, जो मेन बिजनेस है, उससे इतना प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही कि अपने रिक्वायरमेंट्स मीट कर ले। अगर इतना ही प्रॉफिट वो जनरेट नहीं कर पाए तो आगे ग्रोथ कैसे करेगी।
अगर उसको इन्वेस्टमेंट एक्सपांशन कुछ भी करना हुआ, अगर सस्टेन भी करना हुआ मार्केट के अंदर, इन्वायरमेंट कॉम्प्लेक्स होता जाता है, कुछ भी नेगेटिविटी मतलब कुछ भी अगर हुआ कंपनी में, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो गई, तो वो सॉल्व कैसे करेगी अगर उसके पास फंड ही नहीं रहेगा तो। क्योंकि अगर वो पिछले 5 से 6 साल में उसके मेन बिजनेस से प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है, तो वो आगे क्या करेगी। मतलब आप ही सोचो ना, अगर ग्रोथ ही नहीं है, कुछ पोटेंशियल ही नहीं है कंपनी में कि वो इतना ही प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहे थे कि वो एम्प्लॉयज़ को जनरेट कर दे, एम्प्लॉयज़ को सैलरी वगैरह देते, रिक्वायरमेंट्स मीट हो जाए, नॉर्मल से रिक्वायरमेंट जो है वो अगर मीट नहीं हो पा रही है, उसमें भी अगर उसको लोन लेना पड़ रहा है, तो फिर तो कोई सेंस ही नहीं निकलता है ना। तो अपन उस कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करें। तो ये दूसरा साइन है कि अगर नेगेटिव प्रॉफिट मार्जिन और कंटिन्यूसली पास्ट मल्टीपल ईयर से शो हो रहा है, तो अपन उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो इसमें आप 3 चीज़ें देख सकते हो, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है। थर्ड, बिग डिविडेंड पे आउट्स। डिविडेंड पे आउट एक अच्छी बात होती है, पर एक लिमिटेड परसेंटेज तक। अगर कोई एक ज़्यादा परसेंटेज, जैसे सपोज 50%, 30%, 40% तक अगर आपको कोई कंपनी डिविडेंड देती है तो अच्छी बात होती है। इट इज़ अ गुड साइन दैट द कंपनी इज इन अ गुड पोजीशन टू गिव द डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स एज ए रिवॉर्ड। अगर उसने प्रॉफिट कमाया है तो वो उसने अच्छा रिवॉर्ड आपको दिया है। पर लेकिन अगर कुछ कंपनी 70%, 80% डिविडेंड पे आउट दे रही है, मतलब वो आपके पास जितना 100% अगर सपोज मनी है उसके पास, तो 80% वो डिविडेंड पे दे रही है, तो मतलब 20% अपने से रिटेन कर रही है, तो 20% में इतना वो इन्वेस्ट नहीं कर पा रही है। मतलब आगे उसको इन्वेस्ट करने का कोई अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रही है, ग्रोथ सेक्टर है नहीं उसके पास, प्लान ए प्लान बी कुछ भी नहीं है उसके पास। आगे अगर कुछ भी अगर सिचुएशन हुई कि सपोज ये काम उसको छोड़ना पड़ा या कुछ भी फ्लॉप हो गया उसका ये बिजनेस आगे, तो वो क्या करेगी। उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है, तो उसको शट ही करना पड़ेगा, शट डाउन ही करना पड़ेगा, अनलेस एंड अनटिल कोई एक अलग चेन में नहीं घुसती है, वो कोई अलग डाइवर्सिफिकेशन नहीं करती है। उसको एक अपन एक नाम देंगे, टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी, जो कि लास्ट में आपको मैं बताऊंगा। तो अभी से आप इतना ध्यान रखिए इसमें कि अगर रेशियो जो है 70% से ज़्यादा है डिविडेंड पे आउट का, तो इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कंपनी कभी भी आगे कुछ भी डिसीजन अननेसेसरी डिसीजन ले सकती है। मतलब कंपनी शट डाउन हो सकती है, बैंक्रप्सी हो सकती है, और भी कुछ मेजर चेंजेस हो सकते हैं उसके अंदर। ठीक है। कुछ अदर फाइनेंशियल साइंस भी है, एक डेट लेवल का है। मतलब जितना कंपनी बाहर से उधार लेती है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है उसको, तो उसको एक प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए उसके पास। अगर वो उधार ले रही है तो उसके पास इक्विटी भी होनी चाहिए। अगर डेट इक्विटी को लेती है दोनों साथ में, और फिर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स होता है, तो ये बहुत अच्छी बात होती है कंपनी को ग्रो करने के लिए। ये सब डिसीजन जो है सीएफओ के अंदर होता है। अगर सीएफओ का डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छा और स्ट्रांग हुआ और बहुत सक्सेसफुल रहा, तो कंपनी बहुत अच्छे लेवल पर जा सकती है, डेट और इक्विटी रेशियो को साथ में इस्तेमाल करके, यूज़ करके। और डेट इक्विटी रेशियो जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 1 नहीं होना चाहिए। अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो ये कंपनी के लिए रिस्क हो जाता है। ठीक है। इसमें 3 रेशियो और आप कंसिडर कर सकते हो, रिटर्न ऑन एसेट और रिटर्न ऑन इक्विटी और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, और क्लोजिंग थॉट्स ये आपके लिए अपन ने 3 कंक्लूजन निकाला इसमें से। एक डिक्लाइनिंग रेवेन्यू, नेगेटिव प्रॉफिट मार्जिन और डिविडेंड पे आउट रेशियो। और मैं आपको बताता हूँ एक टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी। अगर कोई कंपनी डिक्लाइन हो रही है, उसको डाइवर्सिफिकेशन करना है, उसको वही पार्ट एक लिक्विडेशन में जाना है उसको। सपोज वो कंपनी उस सेक्टर में इतना परफॉर्म नहीं कर रही है, तो उसको सेल आउट करके जो है अपने पुराने सेक्टर को फोकस करके कुछ कर सकती है। जैसे टाटा मोटर्स ने अभी करा था, उसने एक टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी अपनाई। उसने क्या करा था, उसके पास जैगुआर लैंड रोवर का तो मार्जिन था, उसके पास खरीद रखी थी वो कंपनी से उसने, तो उसका जो इंजन पावर था, इंजन कैपेसिटी था, वो उसने टाटा मोटर्स में अप्लाई करा। क्योंकि उससे वो पार्ट्स जो क्वालिटी वो लैंड रोवर, रेंज रोवर, ये सब चीज़ें वो देता है, वो उसने टाटा मोटर्स में देना शुरू करा, कम लेवल पे, पर अच्छी करा। क्योंकि पहले की टाटा की गाड़ियाँ और अभी की टाटा की कार्स, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। टाटा की कार्स ने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई, पूरा टर्न अराउंड बढ़ दिया, पूरा मार्केट उसने बदल दिया, रिवर्स कर दिया। उसका शेयर इतना नीचे चला गया था और अभी शेयर उसको वापस से 600 पे ट्रेड कर रहा है। तो दिस कॉल्ड टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी। ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना।